नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई आगरा। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 भूआकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का ये पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था उसकी हम लोग पुनरावृत्ति यहाँ पर कर लेते हैं संक्षेप में। पहले हम लोगों ने पढ़ा था भूआकृतिक प्रक्रियाएं यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि अंतर्जनित प्रक्रियाएं यानी इंडोजेनिक प्रोसेस कैसे कार्य करती हैं और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस कैसे कार्य करती हैं। तो अंतर्जनित प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म का अध्ययन किया था और ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखीयता वॉल्केनिज्म का अध्ययन किया था। तो ये तो हमने पिछले पार्ट में अध्ययन किया था। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो आज हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। आज हम लोग अपक्षय का अध्ययन करेंगे, वेदरिंग का। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अपक्षय के प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, इसका हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा अपक्षय के विशेष प्रभाव का अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम लोग अपक्षय का महत्व का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपक्षय को देखते हैं। अपक्षय यानी वेदरिंग किसे कहते हैं? वेदरिंग क्या है कि मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से चट्टानों का यांत्रिक विघटन और रासायनिक वियोजन होने की प्रक्रिया है। अर्थात ये मौसम और जलवायु यानी जलवायविक जो दशाएं हैं, घटनाएं हैं, जलवायविक तत्व हैं, उन तत्वों का जब चट्टानी स्वरूप पर यानी सतह पर जो खनिज युक्त चट्टान होते हैं, जब उनसे संपर्क होता है तो यांत्रिक विघटन होता है चट्टानों का। भौतिक अथवा यांत्रिक विघटन होता है अथवा रासायनिक वियोजन होता है। तो इस वियोजन और विघटन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है या वेदरिंग कहलाती है। अब देखिए, अपक्षय ये बहुत ही, या तो इसका संचलन बहुत ही मंद होता है, बहुत ही धीमे गति से इसमें संचलन की प्रक्रिया होती है, अथवा बिल्कुल नगण्य होता है, संचलन होता ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को, अपक्षय की प्रक्रिया को स्वस्थाने इन सीटू प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संचलन बहुत मंद होता है या फिर संचलन होता ही नहीं है, बिल्कुल नगण्य होता है। इसीलिए इसे स्वस्थाने या इन सीटू प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक हैं जटिल भौमिकी संरचना, यानी हमारी पृथ्वी की जो भौमिकीय संरचना है, चट्टानी संरचना है, वो उसकी जटिलता, और जलवायविक दशाएं। हमारी पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर जलवायविक दशाएं अलग अलग हैं, तो पूरी जलवायविक दशाएं पृथ्वी की वो प्रभावित करती हैं। इसके अलावा स्थलाकृति अर्थात उच्चावच, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो स्थलाकृति भी अपक्षय को प्रभावित करती है। और वानस्पतिक आवरण, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो वनस्पतियों से युक्त हैं, वनस्पतिक आवरण है, वनस्पतियों में भी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये सारी दशाएं मिल करके अपक्षय को प्रभावित करती हैं। अब ये दशाएं अलग अलग हैं सब प्रकार की पृथ्वी पर, तो इन पृथ्वी पर ये सारी दशाएं जब भिन्न भिन्न हैं तो अपक्षय की प्रक्रिया में भी भिन्नता पाई जाती है। अपक्षय की प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है और इसी भिन्नता के आधार पर, अपक्षय की प्रक्रिया की भिन्नताओं के आधार पर ही इस पृथ्वी पर 3 प्रकार की अपक्षय प्रक्रियाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार की अपक्षय प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। मोटा मोटी कौन कौन सी हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है पहली, और दूसरी है भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, और तीसरी है जैविक कार्यों अपक्षय, यानी रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो इस तरीके से 3 प्रकार से अपक्षय की प्रक्रियाएं या क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं या केमिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या है। केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस ये क्या चीज़ है? जब चट्टानों का क्षय यानी चट्टानों का विनाश किस तरीके से होता है? विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन व ऑक्सीकरण की क्रिया से होता है। जब चट्टानों का क्षय विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन या ऑक्सीकरण की क्रिया से होता है तो ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यानी विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन और ऑक्सीकरण, ये 4 ऐसी प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण जब अपक्षय होता है तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब एक एक को हम देखते हैं। यहाँ पर
विलयन या इसे घोल भी कहते हैं, विलयन को घोल भी कहते हैं, सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है कि जब कोई पदार्थ अथवा तत्व जल या अम्ल में घुल जाती है, जल अथवा अम्ल में, दोनों चीज़, जल या अम्ल में कोई पदार्थ या तत्व जब जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्व सहित, जो घुलित पदार्थ है उसके सहित जल या अम्ल को क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। यानी दोनों चीज़, घुला हुआ पदार्थ भी और जल अथवा अम्ल दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, घोल कहा जाता है या सॉल्यूशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से घुलनशील तत्वों से निर्मित चट्टान जल के संपर्क में आकर घुल जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, विलयन की या घोल की प्रक्रिया जो है, जब ये जो हमारी चट्टान है उस चट्टान में भी बहुत सारे घुलनशील तत्व पाए जाते हैं, घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं चट्टानों में भी। तो जब ये घुलनशील तत्व जब जल के संपर्क में आते हैं, ऐसे चट्टान जिनमें घुलनशील जो है तत्व पाए जाते हैं, घुलनशील जो है खनिज पाए जाते हैं, तो जब ये जल के संपर्क में आते हैं तो ये भी घुल जाते हैं, इनका भी क्या बन जाता है, घोल बन जाता है या विलयन हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि साधारण नमक, जो साधारण नमक जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो ये भी चट्टानी संरचना में पाया जाता है। तो जब ये जल के संपर्क में आता है तो इसका भी घोल बन जाता है और इस तरीके से चट्टान का क्या होता है, क्षय होता है या उसका विलयन होता है। तो ये विलयन हो गया या घोल हो गया। और दूसरी जो हमारी प्रक्रिया है कार्बोनेशन की, कार्बोनेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जल के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, यानी वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल के साथ मिलकर के कौन सा अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल, या इसे कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये बनाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। मतलब कार्बोनेशन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जब घुल जाती है तो उसे कार्बोनिक अम्ल बनती है या कार्बोनेट बनता है, तो इसी प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो है फेल्सपार या कैल्शियम युक्त चट्टानें प्रभावित होती हैं। फेल्सपार या कैल्शियम युक्त चट्टानें जो है कार्बोनेशन की प्रक्रिया से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, जिससे चूना युक्त सतह पर भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जब कैल्शियम युक्त चट्टानें होती हैं या चूना युक्त चट्टानें होती हैं तो वहाँ पर जब कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है तो उससे भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। ये चित्र है, ये चट्टानी संरचना है चारों तरफ से, जो कि चूने की सतह है। इसमें ज़्यादातर चट्टान में चूने की अधिकता पाई जाती है, ये पूरी चूना युक्त सतह है। अब इसमें जब वर्षा का पानी इसके संपर्क में आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चूना जो है घुल गया, क्योंकि वर्षा का जल उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ जल जब इस चूना युक्त सतह के संपर्क में आया तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से इसका घोल बन गया और ये घुल करके इसमें अंदर जो है बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, जिसमें ये लटकती हुई जो है स्थलाकृति है नीचे से बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इन सबको क्या कहते हैं, कास्ट ऑफ स्थलाकृति कहते हैं। इसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ये गुफा टाइप की जो बन रही है, तो ये भूमिगत गुफाओं का निर्माण कहाँ होता है, चूनायुक्त सतह में होता है। इसमें ऊपर लटकती हुई स्थलाकृति को स्टेलैक्टाइट और नीचे से जो पिलर उठ रहा है स्टेलैग्माइट कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी स्थलाकृतियाँ यहाँ बनती हैं। इसका यहाँ पर अध्ययन हम नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा चूने की सतह में बनती है। तो ये किस प्रक्रिया से बनती है, कार्बोनेशन की प्रक्रिया से बनती है। रासायनिक अपक्षय की अगली प्रक्रिया है जलयोजन, हाइड्रेशन। ये कुछ खनिज युक्त चट्टानें स्वयं जल का अवशोषण करके विस्तारित हो जाती हैं। यानी कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिसमें ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल को सोखती हैं, उसका अवशोषण करती हैं, और अवशोषण करके जल का उसमें क्या हो जाता है, खनिज में विस्तार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन या जलयोजन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया से चट्टानों का अपघटन होता है। जब चट्टान का विस्तार हो जाता है और ये प्रक्रिया बारंबार होती है तो चट्टान का क्या होता है, अपघटन होने लगता है उसका। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जब जल के संपर्क में आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में। यहाँ पर प्रश्न भी बन सकता है
कि जिप्सम का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो जलयोजन की प्रक्रिया से होता है। यानी कैल्शियम सल्फेट जल के संपर्क में आता है तो वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और नेक्स्ट प्रक्रिया है हमारी रासायनिक अपक्षय की ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। जल में ऑक्सीजन यानी O2 गैस घुली रहती है। तो जल में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त आर्द्र गैस लौहधारक खनिज के संपर्क में आती है तो इससे खनिज पदार्थ लौह ऑक्साइड में बदलकर नष्ट होने लगती है। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस जो जल में घुली है, तो अब चूँकि आर्द्र गैस है, आर्द्र गैस मतलब जिसमें नमी है और उस नमी में ऑक्सीजन है, तो जब वो किसी ऐसे खनिज पदार्थ के संपर्क में आती है जिसमें लौह खनिज पाई जाती है, लौह तत्व पाए जाते हैं, तो उस खनिज पदार्थ का किस में परिवर्तन हो जाता है, लौह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। और लौह ऑक्साइड में बदल करके वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उनका वियोजन होने लगता है। जैसे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन द्वारा होता है। अब देखो यहाँ पर ये तो सारी प्रक्रिया क्या हो गई रासायनिक अपक्षय की। तो जलयोजन, कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण की ये प्रक्रिया प्रायः साथ साथ चलती रहती हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं ऐसे नहीं कि ये मतलब स्वतंत्र हैं, ये साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जलयोजन हो रहा है तो कार्बोनेशन नहीं हो रहा है, नहीं, सभी प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ चलती हैं। अब दूसरा हमारा है भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। भौतिक अपक्षय क्या है, जब चट्टानों का विखंडन भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा होता है तो ऐसी प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है चट्टानों का विखंडन कैसे हो रहा है, भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा हो रहा है। भौतिक या यांत्रिक क्रियाएं जब इसमें कार्य करती हैं तो उससे चट्टानी संरचना में क्या होता है, विखंडन होने लगता है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। जैसे सूर्य की किरण या तापमान में वृद्धि होना, तापमान में कमी होना, ये सब भौतिक क्रिया हैं, यांत्रिक क्रिया हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये भौतिक अपक्षय में कौन से बल प्रयुक्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 बल जो है प्रयुक्त होता है, गुरुत्वाकर्षण, तापमान में परिवर्तन और शुष्कन एवं आर्द्रन चक्र। देखो गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रभावी बल है। इस बल के कारण भी जो है भौतिक अपक्षय जो है संपन्न होता है। भौतिक अपक्षय कोई गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है और तापक्रम में परिवर्तन, तापमान में जो है अधिक वृद्धि हो जाना, कम हो जाना, ये भी प्रभाव डालता है, ये भी एक बल के रूप में प्रयोग होता है। और शुष्कन एवं आर्द्रन यानी कोई चट्टानी संरचना सूख जाए फिर उसमें नमी आ जाए, तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो ये सब क्या है, फोर्सेज हैं जो भौतिक अपक्षय को प्रभावित करती हैं या उस प्रयुक्त बल हैं उसमें। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो भौतिक अपक्षय को संपन्न करती हैं। तो पहली प्रक्रिया है भार विहीनीकरण या विस्तारण। जब इसको अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन भी बोलते हैं, यानी जब नीचे दबी चट्टान के ऊपर स्थित चट्टान का अपर्दन हो जाता है तो दबाव मुक्त होने से नीचे स्थित चट्टान का विस्तारण होने से उसमें दरार पड़ने लगती है और दरार पड़ने से उसका क्या हो जाता है, विघटन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं, एक नीचे दबी हुई चट्टान है ये वाली और ये इसके ऊपर चट्टान है, यानी लाल वाली चट्टान नीचे दबी है और नीली वाली चट्टान उसके ऊपर स्थित है। और जब किसी जलवायु कारक द्वारा या भौतिक प्रक्रम के द्वारा जो है इसका अपर्दन होने लगता है तो इसका अपर्दन होने से ऊपर से ये चट्टान जो है नग्न हो जाती है, नीचे दबी चट्टान, तो ये दबाव मुक्त हो जाता है। अब दबाव मुक्त होने से यहाँ पर दूसरे चित्र में देख सकते हैं इसका विस्तार होने लगता है और विस्तार यानी एक्सपेंशन होने लगता है। विस्तार होने के कारण इसमें क्या, दरार पड़ने लगता है, विभंग उत्पन्न हो जाता है और इसका वहीं पर शुरू हो जाता है विघटन। तो इस प्रक्रिया से जब बड़े एवं चिकने गोलाकार गुंबदों का निर्माण होता है तो उसे अपसल्कन गुंबद कहते हैं। यानी अपसल्कन गुंबद का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है, किससे, भार विहीनीकरण और विस्तारण प्रक्रिया से होता है। तो जब बड़े एवं चिकने गोलाकार गुंबदों का निर्माण होता है इसी अनलोडिंग प्रक्रिया से, तो फिर अपसल्कन गुंबद का निर्माण होता है। आप आंध्र प्रदेश में जो है इस संरचना को देख सकते हो, ग्रेनाइट शैल से जो है ये एक बृहद अपसल्कन गुंबद का निर्माण हुआ है। देख रहे हो कितनी चिकनी सतह है, ये बड़ी सी संरचना है जो क्या है, एक्सफोलिएशन डोम है या अपसल्कन गुंबद इसको कहते हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के अंतर्गत
नेक्स्ट हमारा तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में, यानी इस प्रकार की प्रक्रिया कहाँ होती है, जहाँ पर जलवायु सूखी होती है, शुष्क जलवायु, यानी मरुस्थलीय प्रदेशों की ये विशेषता है शुष्क जलवायु। और अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, यानी जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है वहाँ पर चट्टान में विद्यमान खनिज ताप के बढ़ने से फैलते हैं एवं ताप गिरने से सिकुड़ते हैं। यानी जब चट्टान में जो खनिज है, जो उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान के बढ़ जाने से खनिज पदार्थ चट्टानों में फैल जाते हैं। और जब तापमान कम हो जाता है, यानी सूर्य छिप जाता है, तो तापमान गिर जाता है, तापमान गिरने से वो फिर से सिकुड़ता है। तो ये प्रक्रिया बार बार जब होती है, तापमान बढ़ने से फैलना, तापमान गिरने से सिकुड़ना, तो चट्टानों में विभंग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया से चट्टानों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया से? टेम्परेचर चेंजेज एंड एक्सपेंशन, तापमान में निरंतर परिवर्तन होने के कारण जो है चट्टानी संरचना में क्या होता है, चिकनी और गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। तो ऐसे ग्रेनाइट चट्टानों में इस प्रक्रिया से निर्मित गोलाश्मों को टॉर कहते हैं। जब ये प्रक्रिया बार बार होती है, तापांतर के कारण, तापमान बढ़ने से फैलना, तापमान गिरने से सिकुड़ना, तो इस तरीके से जो है ग्रेनाइट चट्टानों में विखंडन से उसके जो है विभंग उत्पन्न होने से चट्टानें टूटती हैं, तो वहाँ पर गोलाश्मों का निर्माण होता है, और इस गोलाश्मों को क्या कहते हैं? टॉर कहते हैं। हमने जो है वहाँ पर देखा था कि किस तरीके से जो है अपसल्कन गुंबद का निर्माण हुआ था भार विहीनीकरण कारण, और यहाँ पर टॉर का निर्माण हो रहा है। अब तीसरा हमारा जो भौतिक पक्ष का कारक है हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग, फ्रीजिंग, थॉविंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। ये मध्य अक्षांशों के ऊंचे क्षेत्रों की ये विशेषता है। मध्य अक्षांश यानी शीतोष्ण कटिबंध की हम बात करें तो वहाँ पर जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ की चट्टानी दरारों में बार बार जो है हिमकरण और पिघलन की प्रक्रिया जब होती है तो उसके कारण चट्टानों में फैलाव होता है, जिससे तुषार अपक्षय होता है। यानी जो मध्य अक्षांश है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, मान लेते हैं ये चित्र, ये चट्टानी संरचना कहाँ की है? मध्य अक्षांशों के ऊंचे क्षेत्रों की है। अब यहाँ पर ये चट्टान में दरार है, अब इसमें ये पानी भरा हुआ है, फिर जब तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होने के कारण फिर इसमें ये पानी जम जाता है, हिम बन जाता है। फिर ये प्रक्रिया पुनः जो है सूर्य निकलने के बाद ये पिघलती है, तो फिर से ये जो है द्रव के रूप में, पानी के रूप में हो जाता है, और फिर रात में फिर जम करके जो है, रात में कह सकते हो, या तापमान गिर जाने से पुनः ये फिर से जम जाता है, हिम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया बार बार चलती है थॉविंग एंड फ्रीजिंग की। तो इसकी वजह से चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाता है फैलाव के कारण। तो ऐसी प्रक्रिया से भी भौतिक अपक्षय होता है। नेक्स्ट है हमारा लवण अपक्षय, साल्ट वेदरिंग। साल्ट वेदरिंग क्या है? चट्टानों में तापीय क्रिया, जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण नमक का फैलाव होता है। यानी जब चट्टानों में तापीय क्रिया होती है और जलयोजन की प्रक्रिया होती है और क्रिस्टलीकरण होते हैं, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो इसके कारण नमक का फैलाव होता है, जिससे नमक के कणिक क्रिस्टल पृथक होने लगते हैं। जब ये क्रिस्टल में बन जाते हैं, नमक क्रिस्टल रूप में, तो वो चट्टानों से क्या होने लगते हैं? पृथक होने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं कणिक विघटन या कणिक सल्कन कहते हैं, उससे कणिक विघटन होने लगता है। ये इसका उदाहरण देख सकते हैं आप, रेगिस्तान में जो 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक का जब ऊंचा तापमान पाया जाता है तो वहाँ पर नमक विस्तारण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, यानी कि लवण अपक्षय ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रासायनिक अपक्षय देख लिया और भौतिक अपक्षय देख लिया। अब हमारा बचता है तीसरा, जैविक कार्य एवं अपक्षय, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ये बिलकारी जीवों के द्वारा भी होता है, मनुष्य द्वारा होता है और पेड़ पौधों द्वारा भी होता है। तो देखते हैं हम बिलकारी जीवों जैसे केचुआ, दीमक, चूहा, ये सब बिलों में रहने वाले हैं जो बिल की खुदाई करते हैं। तो बिल खोदने तथा इसके कारण, और स्वयं मनुष्य जब कृषि कार्य के लिए खेत की जुताई करता है तो इससे नई सतहों का निर्माण होता है,
यानी मिट्टी को पलटी पलटा करता है, नई सतह बनती है, तो उसमें नमी व हवा वेधन होने लगता है, यानी नमी जो वायुमंडलीय नमी है और हवा है उसमें प्रवेश करती है, तो इसके कारण रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। हमने रासायनिक प्रक्रिया देखा था, रासायनिक पक्षय में मतलब आर्द्रता या नमी ये किस तरीके से प्रभावी होती है। तो जब उसमें नई सतह बन जाती है तो उसमें वायुमंडलीय हवा और नमी प्रवेश कर जाती है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो ये जैविक कार्य द्वारा अपक्षय प्रभावी होता है। और इसी प्रकार जो पौधे हैं, पौधों की जड़ें धरातल में ज़बरदस्त दबाव डालकर यांत्रिक प्रक्रिया को प्रेरित करती हैं। तो पौधों की जड़ें, ये जड़ें हैं, ये पौधा आप देख सकते हो, तो इसकी जड़ें लंबी लंबी किस तरीके से चट्टानी संरचना में फैली हुई हैं। तो ये चट्टानी संरचना में दबाव डालती हैं और उनको जो है यांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरीके से इसका भी जो है यहाँ पर क्षय होता है, विघटन होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जैविक कार्य से भी देखा किस तरीके से अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, यानी अपक्षय का विशेष प्रभाव भी विशेष। देखिए, अपक्षय का जो विशेष प्रभाव होता है वो अपसल्कन प्रक्रिया के रूप में होता है। अपसल्कन कोई लैंड फॉर्म नहीं है, अपसल्कन एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? आधार शैल के ऊपर घुमावदार चादर के रूप में चट्टानों का उत्खंडन होने से चिकनी व गोल सतह का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अपसल्कन कहते हैं। यानी जो आधार शैल, यानी कोई ऐसी शैल जो जिस पर अपसल्कन हो रही है, यानी इस पर घुमावदार चादर के रूप में चट्टान का क्या हो, विखंडन हो, उत्खंडन हो, यानी उस पर एक तरीके से सतह जो है उसका अपखंडन हो, विखंडन हो, उत्खंडन हो, तो उससे क्या होता है, चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को अपसल्कन कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया से चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अपसल्कन कहते हैं। जब ये प्रक्रिया भार विहीनीकरण के कारण होती है तो उससे अपसल्कित गुंबद का निर्माण होता है। भार विहीनीकरण यानी अनलोडिंग के कारण, जैसे मैंने बताया था कि एक भारी मतलब चट्टान जो है, किसी आधारभूत चट्टान यानी जो है आधार शैल के ऊपर है और फिर उसका अपर्दन हो जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें जो है एक्सपेंशन होता है, उसका विस्तारण होता है, तो वहाँ पर जो है अपसल्कित गुंबद का निर्माण होता है। लेकिन जब तापीय संकुचन होता है, यानी तापीय संकुचन, ताप में जो है कभी जो है तापांतर के कारण ताप में वृद्धि हो, ताप में कमी हो, तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जब गोलाश्मों का निर्माण होता है तो उससे अपसल्कित टॉर्स का निर्माण होता है। क्या बनता है वहाँ? अपसल्कित टॉर्स का निर्माण किससे होता है? तापीय संकुचन के कारण होता है। तो ये विशेष प्रभाव है अपसल्कन। अब हम अपक्षय का महत्व देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। इसका बहुत महत्व है। जैसे ये मृदा निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, मृदा निर्माण के लिए ये जो है बहुत प्रभावी कारक है। क्या? अपक्षय। इसी प्रकार से ये अपर्दन को और बृहद संचलन को भी प्रेरित करता है। और इसके अलावा अपक्षय मूल्यवान खनिजों की समृद्धिकरण में भी सहायक है। जो खनिज पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, तो उसके समृद्धिकरण, एकत्रीकरण में अपक्षय बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो इस तरीके से जैसे देख सकते हैं, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब खनिज हैं। तो इनका समृद्धिकरण पृथ्वी पर या एकत्रीकरण कैसे हुआ है? अपक्षय की प्रक्रियाओं के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग गृह कार्य कुछ देख लेते हैं, जिसमें एक बहुविकल्पीय प्रश्न 2 हैं। इसमें पहला प्रश्न, कैल्शियम सल्फेट जल में मिलने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट में, या जिप्सम में, या कैल्शियम सल्फेट में, या कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे आपको करना है। और दूसरा प्रश्न है, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो पहला है रासायनिक अपक्षय के कारण होता है, या भौतिक अपक्षय के कारण होता है, या जैविक अपक्षय के कारण होता है, अथवा यांत्रिक अपक्षय के कारण होता है। अब इसमें 2 प्रश्न हमने लिखने वाले दिए हैं, जिसमें एक प्रश्न 30 शब्दों का है। 30 शब्द वाला प्रश्न है, अपसल्कन गुंबद का निर्माण कैसे होता है? ये भी हमने अध्ययन किया है, इसके बारे में आपको 30 शब्दों में लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय की विविध प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसको 150 शब्दों में करना है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तब तक जय हिंद, जय भारत।